हेलो एंड वेलकम टू ईडॉन। हमारे लेक्चर सीरीज़ का आज ये दूसरा पार्ट है। लेक्चर सीरीज़ है एग्ज़ाम रेडी, और जो हमारा कंटेंट है उसका नाम हमने रखा है एनसीईआरटी प्लस। एनसीईआरटी प्लस क्योंकि हमने बेस्ड ऑन एनसीईआरटी फाउंडेशन पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड किए हैं, और जहाँ ज़रूरी है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या डेफिनेशंस जो कहीं ना कहीं थोड़ा मिसिंग है यूपीएससी या स्टेट लेवल पे पीसीएस एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए। तो इसीलिए हमने इसका नाम एनसीईआरटी प्लस रखा है। आज ज्योग्राफी हमारा लेक्चर सीरीज़ है, और उस पे चैप्टर सेकंड की हम पढ़ाई करेंगे। वो है हमारा स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हम बात करते हैं फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया की, जो टोटल 6 डिविजन्स हैं। कहीं कहीं पे 5 दिया होता है क्योंकि वो इसमें आइलैंड्स को अलग से मेंशन नहीं करते हैं, बट अदरवाइज हम यहाँ पे 6 ही पढ़ेंगे इसको। और फिजियोग्राफिक डिविजन्स इंडिया में 6 हैं। नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, ये हिमालयाज़ की बात हो रही है यहाँ पे। नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि इंडस गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स की बात हो रही है। पेनिनसुलर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू की बात हो रही है। इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट, थार के साथ थोड़ा कुछ एरिया कच्छ प्लेन्स का भी आता है। और कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और उसके साथ अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये टोटल हमारे 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं। अब ये समझो कि फिजियोग्राफिक डिविजन्स हम क्यों बोलते हैं। फिजियोग्राफी मतलब किसी भी जगह की जो बनावट होती है, वहाँ पे चट्टान कैसे है, मिट्टी कैसी है, और स्ट्रक्चर वहाँ का कैसा है, इसके बेसिस पे उसको अलग अलग डिविजन्स में बांटा गया है। ठीक है, जो प्लेन्स की बनावट है वो हमारे हिमालयाज़ की बनावट से अलग है, स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें तो। और हिमालयाज़ की जो बनावट होगी तो वो पेनिनसुलर प्लेट्यू से अलग है। इवन वहाँ पे भी जो पहाड़ हैं, यहाँ पे भी जो पहाड़ हैं, एक लेमैन को लगेगा कि दोनों चीज़ एक ही चीज़ है, बट वो है नहीं। उसीलिए हम उसको अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है हमने। ठीक है, उसी तरीके से हमने 6 मेजर डिविजन्स में इसको बांटा है। स्टार्ट करेंगे द हिमालयस से। हमारा पहला इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन है हिमालयस। फिजियोग्राफी एंड मेजर जोन्स, इसमें हिमालयाज़ में क्या क्या है, तो ग्रेटर हिमालयाज़ है हिमाद्री, लेसर हिमालयाज़ है हिमाचल, और आउटर हिमालयाज़ हैं शिवालिक्स। ठीक है, और ये ट्रांस हिमालयाज़ कोई अगर बोल सकता है कि वो हिमालयाज़ का पार्ट नहीं है, तो वो गलत भी नहीं है एक तरह से। और उसी के लिए हमने यहाँ पे अलग से उसको मेंशन किया हुआ है। देखते हैं बारी बारी से। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो चाहो तो याद करते चले जाओ साथ में, क्योंकि एग्जाम्स में यही पूछने वाले हैं, इन्हीं एरिया से क्वेश्चंस आते हैं। और यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर हिमालय से हिमाद्री जो है वो हाईएस्ट पीक्स होते हैं। पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पीक्स यहीं मिलेंगे। स्नो क्लैड है, परमानेंटली स्नो यहाँ पे होती है। दूसरा कि मेजर ग्लेशियर्स यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, जो बड़े रिवर्स का ओरिजिन वहाँ पे पाया जाता है। और कुछ एक इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स हम देखेंगे, गंगोत्री एंड जेमू। गंगोत्री से गंगा रिवर का ओरिजिन होता है, और जेमू ग्लेशियर से तीस्ता रिवर का ओरिजिन होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स देखें तो माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा एंड कंचनजंगा, ये सभी ग्रेटर हिमालयाज में लाई करते हैं। ठीक है, और ये वन ऑफ द हाईएस्ट, नॉट वन ऑफ द हाईएस्ट, इनफैक्ट हाईएस्ट माउंटेन पीक्स ऑफ द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट है, कंचनजंगा सेकंड हाईएस्ट, सॉरी थर्ड हाईएस्ट है। और अब इसके आगे देखते हैं सॉरी, लेसर हिमालयाज या हिमाचल। तो स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक से बनी हुई है, मेटामॉर्फिक रॉक से बनी हुई है। अब इसमें आगे हम स्पेशल डिविजन्स देखेंगे तो उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस स्ट्रक्चर की बात हो रही है। आउटर हिमालयाज या शिवालिक्स की बात करें तो ये तीसरा लेयर है। सबसे ऊपर में अगर देखें तो सबसे हाईएस्ट पीक्स हैं ये, हमारा हिमाद्री रेंज है और ग्रेटर हिमालयाज है। उसके बाद ये थोड़े उससे नीचे हिमाचल रेंज है, और ये उससे छोटे शिवालिक रेंजेस या लेसर, सॉरी आउटर हिमालयाज है। तो ठीक है, यहाँ पे डाइसेक्टेड फुटहिल्स, काफ़ी ज़्यादा इरोडेड है ये रीजन। और एल्यूवियल फैंस और कोन्स यहाँ पे दिखाए मिलते हैं। एल्यूवियल फैंस एंड कोन्स यहाँ दिखाई पड़ते हैं। डाइसेक्टेड है, काफ़ी ज़्यादा इरोडेड है रिवर से। और इसके बाद ट्रांस हिमालयाज, जो ग्रेटर हिमालयाज के उस पार है, हिमालयाज के उस पार है, उसको, उन माउंटेन रेंजेस को हम ट्रांस हिमालयाज कहते हैं। और ग्रेटर हिमालयाज यानी हिमाद्री के बाद वहाँ पे क्लाउड्स वहाँ पहुँच नहीं पाते, तो वो एक रेन शेडो रीजन्स में लाई करते हैं।
तो कोल्ड डेजर्ट लैंडस्केप्स है वहाँ पे। लद्दाख या फिर लाहौल स्पीति वाला जो रीजन है वो कोल्ड डेजर्ट वाला लैंडस्केप है, क्योंकि ग्रेटर हिमालयाज काफ़ी ज़्यादा टॉल हैं और उनके उस पार मॉइस्चर लेडेन जो क्लाउड्स होते हैं उनको जाने में ब्लॉक ब्लॉक हो जाते हैं वो ग्रेटर हिमालय से। तो इसीलिए वो एक डेजर्ट लैंडस्केप फॉर्म करता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पीक्स अगर हैं तो K2 जो कि काराकोरम रेंज में लाई करता है। ये K2 जो है वो सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का और वो काराकोरम रेंज में लाई करता है। तो अगर ये किसी तरह से अगर स्टेटमेंट बनाया जाए कि टॉप 10 या फिर टॉप 5 टॉप 3 कुछ भी इस तरीके से जो माउंटेन पीक्स हैं, हाईएस्ट टॉलेस्ट माउंटेन पीक्स हैं, हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं, वो सब ग्रेटर हिमालयाज में या हिमालय रेंज में लाई करते हैं, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, क्योंकि K2 जो है वो सेकंड हाईएस्ट पीक है और वो काराकोरम रेंज में लाई करता है जो कि ट्रांस हिमालयाज का पार्ट है। अब मैप से थोड़ा देख लें। देखो ग्रेटर हिमालयाज यहाँ से कॉन्टिन्यूस लाइन यहाँ से इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। और उसके नीचे ये हिमाचल वाले रेंजेस हैं, पीर पंजल, महाभारत, धौलाधर सॉरी, और उसके आगे ये शिवालिक रेंजेस हैं। और ये ग्रेटर हिमालयाज के इस पार काराकोरम है, लद्दाख है और कैलाश रेंजेस है। ये ट्रांस हिमालयाज का पार्ट है। एनसीईआरटी का ही डायग्राम है और कुछ ज़्यादा रिमेंबर करना हो, कुछ पॉइंट्स याद करना हो तो बुक से भी देख सकते हो, अदरवाइज इंपॉर्टेंट जो है वो हमने इसमें ऐड किया हुआ है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमें लैंडफॉर्म्स क्या क्या दिखाई पड़ते हैं, यानी हिमालयस की अब बात करें हम, किसी पर्टिकुलर रेंज की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ये सभी हिमालयस के एज अ होल, ठीक है। तो हैंगिंग वैलीज क्या है? हाई अल्टीट्यूड ट्रिब्यूटरी वैलीज पर्स्ड अबव द मेन वैलीज, यानी कि ग्लेशियल वैलीज होते हैं और उसमें ऊपर में लटके हुए से कुछ इस तरीके से नीचे का एक मेन वैली है, कुछ ऐसा इस तरीके से अगर ग्लेशियर फ्लो कर रहा है तो यहाँ पहाड़ों के बीच में इधर से छोटे छोटे वैलीज हैंग कर रहे होते हैं और यहाँ से वाटरफॉल्स होते हैं, तो इनको हम हैंगिंग वैलीज बोलते हैं। यू शेप्ड वैलीज, जो ये मेजर एक वैली होती है जिसको आगे हम फोटोग्राफ्स में देखेंगे। मेजर वैली जो होती है वो ग्लेशियल स्नाउट जहाँ से होके फ्लो कर रहा होता है। ग्लेशियर जैसे अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रही है तो वो जो वैली इरोड करते हुए बनाती है उसको हम यू शेप्ड वैली बोलते हैं, और उसमें ऊपर में जो टंगे हुए वैलीज होते हैं उनको हम हैंगिंग वैलीज बोलते हैं। ये और डिटेल में अगर देखना चाहते हैं तो लैंडफॉर्म्स जब पढ़ेंगे या जियोमॉर्फोलॉजी में तब हम देखेंगे, अदरवाइज अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है उनकी, बट ये ज़रूर समझो कि वो है क्या। सर्कीज, एरिटेज एंड मोरेन्स, ये ग्लेशियल इरोजनल फीचर्स हैं और वो आगे हम देखेंगे क्या है। डीप गॉर्जेस, एल्यूवल फैंस और कोन्स, ये लोअर रेंजेस में पाए जाएंगे। ये डीप गॉर्जेस और यू शेप्ड वैलीज ये हमें माउंटेन पीक्स के टॉप में दिखाई पड़ते हैं या काफ़ी हाई रीचेस में दिखाई पड़ते हैं। एल्यूवल फैंस और कोन्स जो है वो हमें मोस्टली शिवालिक रेंजेस में या उससे नीचे दिखाई देंगे। और यहाँ पे माउंटेन पासेज भी पाए जाते हैं, कुछ का नाम याद कर लो, जोजिला, बारलाचाला, कुंजुम, जेलेपला, सेला, ये ईस्टर्न साइड में पाए जाते हैं और ये वेस्टर्न साइड में पाए जाते हैं। पासेस का काम क्या होता है? रेंजेस के दोनों तरफ के रीजन्स को जोड़ना आपस में। जैसे अगर ये शिवकिला है यहाँ पे तो एक माउंटेन पास है, ये कंटिन्यूस माउंटेन रेंज क्रॉस कर रही है यहाँ से, और इस वाले रीजन को इस वाले रीजन से जोड़ने के लिए ये छोटा सा एक गैप होगा, उसी को माउंटेन पास बोलते हैं। अब देखते हैं आगे कुछ फोटोग्राफ्स। तो ये देखो, ये रहा हमारा यू शेप्ड वैली, ठीक है। अब यू शेप्ड वैली ऐसा होता है कि ग्लेशियर जो कि मास में बहुत हैवी होता है, तो रिवर जो होती है, रिवर एक वी शेप्ड वैली कट करते हुए बनाती है, क्योंकि रिवर वाटर है और वो ज़्यादा फ्लूइड होती है, और तो बहते हुए जहाँ से जाती है वहाँ वी शेप्ड वैली का फॉर्मेशन करती है। बट ग्लेशियर जो है वो उसमें आइस है, स्नो है, और आइस अपने साथ काफ़ी हेवी रॉक्स और बोल्डर मटेरियल्स को बहाते हुए लेके जाती है। स्लो मूवमेंट होता है बट उसका मास काफ़ी ज़्यादा होता है। तो चूंकि उसका मास काफ़ी ज़्यादा है तो वो इरोजनल, ये कह सकते हैं कि नॉट बाई वेलोसिटी, बट चूंकि उसके मास बहुत ज़्यादा है तो वो यू शेप्ड एक कट करते हुए जाती है वैली में। अगर
वही रिवर होती तो वो एक वी शेप कट करती हुई जाती, तो वो डिफरेंस होता है। अब ये देखो नीचे का ये एक वैली है और ऊपर में ये छोटे छोटे जो वैलीज बनाए जा रहे हैं छोटे ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर से, उसको हम हैंगिंग वैली बोलेंगे। और यहाँ पे एक वाटरफॉल बन रहा है, वो अल्टीमेटली यू शेप्ड वैली या फिर इसको पैराबोलिक वैली भी बोल सकते हैं, उसमें आके वो मिल जाती है। आगे देखते हैं। अब देखना था इसमें सर्की और एरिटीज, टार्न लेक्स, ये सब क्या होता है। देखो सबसे पीक में जो है इसको हम पिरामिडल पीक या हॉर्न बोलते हैं, ठीक है। अब ग्लेशियर अपने साथ इरोड करते हुए इनको इनको अपने साथ इरोड करके हुए एक पिरामिड शेप में पीक का फॉर्मेशन करती है। जो भी माउंट एवरेस्ट हो या कंचनजंगा हो या जो भी हाईएस्ट पीक्स हैं वो इसी तरीके के पिरामिडल पीक्स हैं या हॉर्न्स हैं, HORN हॉर्न। और जो उसमें पिरामिड के जो रिजेस हैं, पिरामिड भी अगर देखो तो 3 या 4 साइड्स मिनिमम उसके होंगे, एजेस होंगे सॉरी। तो वो जो एजेस हैं वो उसको हम बोलते हैं अरीतीज। और उसमें जो वॉल होगा उसमें उसमें काफ़ी सारा आइस या स्नो होगा, उसको हम सर्की बोलते हैं, ठीक है। जिस तरीके से भी प्रोनाउंस करना चाहते हो ठीक है, जो याद रह जाए उसको अपने लिए याद कर लेना। और उससे मेल्ट होता हुआ एक नीचे लो लैंड होगा, कहीं डिप्रेशन सा एरिया होगा जहाँ पे कि पानी इकट्ठा हो रहा होगा, वो आइस मेल्ट होके कहीं पे पानी इकट्ठा हो रहा होगा, उसी को हम टार्न लेक्स बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। सबसे पहले हॉर्न है, क्योंकि ये ग्लेशियर जो है वो मेल्ट करते सॉरी इरोड करते हुए इस पहाड़ को ऐसा शेप बनाया है, इसने एक पिरामिडल शेप बना दिया है। तो उसके जो रिजेस हैं या एजेस हैं उस पिरामिड के, उसको हम अरेते बोल रहे हैं। और जो उसके पीक्स हैं उसको पिरामिडल पीक या हॉर्न बोल रहे हैं। अब नीचे जो उसका वॉल है, ठीक है, जो आइस का बना हुआ है, आइस यहाँ पे जमी हुई है, उसको सर्की बोल रहे हैं। और उससे मेल्ट होते हुए जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है उसको हम टार्न लेक्स बोल रहे हैं। अब उनसे पानी गिरता हुआ यहाँ पे इस पूरे इसको हम हैंगिंग वैली बोल सकते हैं। और यहाँ से वाटरफॉल के थ्रू पानी गिर रहा होगा, जो कि एक बड़ा सा एक लार्जर वैली बना रहा है, उसको हम पैराबोलिक वैली बोलेंगे या फिर यू शेप्ड वैली बोलेंगे, ठीक है। ये एक्चुअल इमेज है, बाकी डायग्राम है रिप्रेजेंटेशनल। अब इसमें कुछ और भी चीज़ें हमने बात करी थी मोरेन्स की। तो जब ग्लेशियर अपने साथ रॉक्स मटेरियल छोटे बड़े पत्थर इस तरीके के इरोड करते हुए लाती है, तो जो किनारे किनारे डिपॉजिट होता जाता है इसको हम लैटरल मोरेन्स बोलते हैं, ठीक है। ये ग्लेशियर वैली है, यू शेप्ड वैली, इसमें किनारे किनारे जो इकट्ठा होता चला गया, यहाँ पे जो इकट्ठा होगा वो लैटरल मोरेन्स बोलेंगे। जो बीच में इकट्ठा हो रहा है उसको हम मीडियल मोरेन्स बोलेंगे। और जो एंड में एकदम से ग्लेशियर के स्नाउट पे, यानी कि जहाँ पे ग्लेशियर खत्म हो रहा है वहाँ पे जो डिपॉजिट कर रहे हैं उसको हम टर्मिनल मोरेन बोलेंगे। टर्मिनल मतलब जहाँ पे वो एंड हो रहा है, टर्मिनल का मतलब समझो कि जहाँ पे वो एंड हो रहा है। तो एंड क्या हो रहा है, ग्लेशियर एंड हो रहा है, जहाँ पे उसके आगे अब आइस अब और ज़्यादा नहीं है, पानी है ज़्यादा, मेल्ट कर रहा है आइस उसके आगे। तो उस जगह पे जो डिपोजिशन है उसको हम टर्मिनल मोरेन मोरेन बोलेंगे। अब ये जो वॉल से सटा हुआ एरिया है उसमें लैटरल मोरेन जमा हो रहा है। अब चूंकि इधर, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, इधर से एक छोटा ग्लेशियर आ रहा है और इधर से भी एक छोटा ग्लेशियर आ रहा है बहते हुए, और ये दोनों मिल जा रहे हैं बीच में एक बड़ा ग्लेशियर बना रहे हैं। तो जब ये एक अपने साथ बहाते हुए कुछ डिपॉजिट ला रहा है और ये भी अपने साथ कुछ बढ़ाते हुए डिपॉजिट ला रहा है, जो दोनों एक साथ मर्ज कर रहे हैं, तो उसमें बीच में ये मीडियल मोरेन इकट्ठा हो रहा है। तो इस जैसे यू शेप वैली में देखें तो बीच में दिखाई देगा हमें वो मीडियल मोरेन होगा, किनारे किनारे जो मिलेगा वो होगा लैटरल मोरेन्स। और जहाँ पे ग्लेशियर एंड कर रहा हो, यानी इस एंड में कहीं पे एंड कर रहा हो, उसमें हमें दिखाई देगा टर्मिनल मोरेन्स। और ये एक वॉल शेप का बना दिखाई पड़ता है, ठीक है। उसके इस साइड में ये लेक होगा, लेक जहाँ पे एंड कर रहा होगा वहाँ पे टर्मिनल मोरेन्स होगा। ज़रूरी नहीं है कि लेक हो ही हो, लेकिन कई जगह में लेक्स दिखाई पड़ते हैं। ग्लेशियर लेक्स वैसे ही बनते हैं क्योंकि टर्मिनल मोरेन्स से वहाँ पे एक डैम सा बन गया है। आगे चलते हैं। अब आगे हमने बात करी कुछ, अब लैंडफॉर्म्स ऐसे सिंपली रटते और वो समझ में नहीं आता, उससे अच्छा है कि हम यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लें।
अब ये देखो गॉर्ज, अब इसमें हमने एग्जांपल लिया है इंडस गॉर्ज का, और यहाँ पे ये पीक जो दिखाई पड़ रहा है वो है नंगा पर्वत। गॉर्ज क्या होता है, जो ये हाईएस्ट पीक है यहाँ पे, रिवर अपने साथ ये इस तरीके के वी वैली कट करते हुए आ रही है। ऊपर में ये माउंटेन पीक्स हैं, ये माउंटेन पीक्स है, और यहाँ से होते हुए रिवर फ्लो करके आ रही है। ठीक है, जो हाईएस्ट पीक्स है यहाँ पे और जो लोवेस्ट पॉइंट है यहाँ पे रिवर का, रिवर बेड में, उसके बीच में जो जितनी भी हाइट है उसको हम वो उस गॉर्ज की हाइट बोलते हैं या डेप्थ बोलते हैं। ठीक है, तो इंडस हो गई या ब्रह्मपुत्र हो गई, ये काफ़ी डीप गॉर्जेस, इनफैक्ट हिमालय की सारी बड़ी नदियाँ बहुत डीप गॉर्जेस कट करती हैं। और फॉर अ फैक्ट, काली रिवर जो है नेपाल से बहती हुई आती है, वो डीपेस्ट गॉर्ज वर्ल्ड में कट करती है। इसके बाद देखते हैं माउंटेन पास, बरालाचाला का यहाँ पे डायग्राम, सॉरी फोटोग्राफ है। जो पासेस है ना, वो इस तरीके से, अगर पहाड़, ये एक बड़ा सा पहाड़ है और ये दूसरा पहाड़ है, रेंज के बीच में माउंटेन, कंटिन्यूस माउंटेन रेंजेस है, और उस बीच में हमें कहीं पास करने का एक रास्ता मिल जाए, उसी को हम माउंटेन पास बोलते हैं। अब ये कोई वैली नहीं है जो कि रिवर से कट होके आ रही है, वैसा कुछ है नहीं इसमें। इधर ऊंचे पहाड़ हैं, इस तरफ भी ऊंचे पहाड़ होंगे, और इस बीच में हमें इतना सारा गैप मिल गया, तो हमें उस पार जाने के लिए एक इजी रास्ता मिल गया, उसी को हम पास बोलते हैं, माउंटेन पास, जो हमें एक रास्ता दे रही है। ठीक है, अब आगे और हमने बात किया था एलिवेल कोन्स और एलिवेल फैंस की। जो अब हम नीचे पहाड़ों से, टॉप जो हाईएस्ट पीक्स हैं उनसे होते हुए रिवर वैलीज के अलोंग नीचे आते चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो प्लेन्स पे नदी जो है वो उतरेगी, और जब उतरेगी तो वो अपने साथ जितना सारा डिपॉजिट्स अपने साथ ला रही है उसको वहाँ पे डिपॉजिट कर देगी, इकट्ठा जमा कर देगी। तो वो इस तरीके से एक फैन शेप में बन जाता है। फैन शेप बोलो या डेल्टा शेप बोलो, फैन ही बोलना, ठीक है, क्योंकि कॉमनली वो बुक्स में यूज़ किया हुआ है। डेल्टा हम बोलते हैं जब रिवर्स पे, सॉरी सी पे वो डिपोजिशन होता है। तो अब इसमें ये इसी शेप का क्यों होगा, किसी और शेप का क्यों नहीं होगा? तो अब है क्या कि अभी तक जो ये फ्लो करती हुई आ रही थी, तो काफ़ी कंस्ट्रक्टेड एरिया में, दोनों ओर बड़े बड़े पहाड़ थे, तो उसमें कंस्ट्रक्टेड एरिया में वो बहती हुई आ रही थी। अचानक से प्लेन्स में जब आई तो वो उसको काफ़ी सारा स्पेस मिल गया स्प्रेड करने के लिए, तो उसका पानी फैला हर तरफ। पानी जब फैला तो उसकी वेलोसिटी कम होती गई, तो वो वेलोसिटी कम होने से क्या हुआ कि उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी थी सेडिमेंट्स की, चाहे वो छोटे मोटे कंकड़ पत्थर हों या बड़े बोल्डर्स हों, वो अब कैरिंग कैपेसिटी उसकी अब रह नहीं गई, तो वो अब क्या करेगा, उस प्लेन में या जहाँ पे वो पहाड़ खत्म हो रहे हैं वहाँ पे इस तरीके से वो डिपॉजिट कर देगा। उसी को हम एल्यूवल फैन से कोन्स बोलते हैं। अब देखो जहाँ पे एल्यूवल फैन हम बोलते हैं, जहाँ से उसकी इंक्लिनेशन कम हो, या जो इंक्लाइन है यहाँ पे ये कुछ 5 से 10 डिग्री का होगा। और एल्यूवल कोन हम तब बोलते हैं जब उसकी एंगल ज़्यादा स्टीप हो, ज़्यादा खड़ी हो वो। ठीक है, यहाँ पे वो ऑलमोस्ट 30 डिग्री तक हो सकता है। नॉट नेसेसरीली उसको किसी ने मेज़र नहीं किया है ऐसे, बट एक एवरेज जो देखा गया है सब में, तो एल्यूवल फैन्स का कम होता है, एल्यूवल कोन्स का ज़्यादा होता है। इनफैक्ट दोनों सेम चीज़ है, बस ये ज़्यादा स्प्रेड आउट है और इंक्लिनेशन इनकी कम है, तो इनको एल्यूवल फैन्स बोल दिया। एक 2D टाइप का इमेज बना इससे, और ये चूंकि ज़्यादा स्टीप है तो इसे एक 3D टाइप सा फिगर दिख रहा है, 3D सा फिगर दिख रहा है, तो उसको एल्यूवल कोन बोल दिया। और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी सेडिमेंट नीचे ला रहे हैं, ये भी सेडिमेंट्स नीचे ला रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभी ये तो बस हमने देखा कि बेसिक लैंडफॉर्म्स की जो बात हमने करी, यानी हिमालय में कैसे लैंडफॉर्म्स फॉर्म करते हैं, तो उनको समझने का एक अटेम्प्ट था। आगे देखते हैं जो हिमालयस हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई। तो प्लेट टेक्टोनिक्स और हिमालयन ओरिजिन, हम सब जानते हैं कि नीचे से यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट जो थी, गोंडवाना लैंड का एक लैंड मास था, वो आके यूरेशियन प्लेट से कोलाइड कर जाती है। तो इंडियन प्लेट कोलाइडेड विद द यूरेशियन प्लेट, ठीक है। और ये जो प्लेट बाउंड्री है वो कन्वर्जेंट टाइप की बाउंड्री है। टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ में हमने देखा होगा, फिजिकल ज्योग्राफी का जो पोर्शन है,
टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ तीन तरह के होते हैं, कन्वर्जेंट होते हैं, डाइवर्जेंट होते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स एंड हिमालयन ओरिजिन, जो इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से कोलाइड कर रही है और वो कन्वर्जेंट टाइप की बाउंड्री फॉर्म करती है, ठीक है। अब इसमें टेथिस सी सेडिमेंट्स जो थी, यानी कि ओरिजिनली जो इसमें एक सी एग्जिस्ट करता था जिसको हम टेथिस सी के नाम से जानते थे, उसके जो सेडिमेंट्स थे वो फोल्ड करके वही हिमालय बन गए। मतलब हिमालय के रूप में वो ऊंचे पर्वत बन गए, ठीक है। जो पहले सेडिमेंट्स हुआ करते थे समंदर के नीचे, वही फोल्ड करके ऊपर पहाड़ बन गए और वो जितना एरिया था वो क्रश होके कंप्रेस सा हो गया है। गोंडवाना लैंड, ये ध्यान रखना कि इसमें कौन कौन से अभी प्रेजेंट जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। इनफैक्ट साउथ के जितने भी बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं वो सब गोंडवाना लैंड में लाई करते थे और वो जाके यूरेशियन प्लेट से टकराते हैं। इनफैक्ट इंडिया का जो ये ऑलरेडी टूट चुके हुए प्लेट्स थे उनमें से जो इंडियन प्लेट था वो टकराता है जा कर के यूरेशियन प्लेट से, ठीक है। अब ये तो फॉर्मेशन की बात हो गई, गोंडवाना लैंड था और उसमें इंडियन प्लेट जाके यूरेशियन प्लेट से कोलाइड करती है। अब वापस से आते हैं हिमालय पे। तो हिमालय में देखो ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन जो है वो ईस्टर्न हिमालयज़ में ज़्यादा है। यानी कि ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन यानी कि हम थोड़ी सी डिस्टेंस अगर चलें तो हमें ऑल्टीट्यूड का कितना डिफरेंस दिखाई देता है। तो सपोज़ हम ईस्टर्न हिमालयाज़ में जाएँ तो सिलीगुड़ी और ये सब जो रीजन है वेस्ट बंगाल में, ये कुछ 200-300 मीटर्स इतने हाइट्स पे लाई करते हैं। यानी हाइट फ्रॉम द मीन सी लेवल हाइट जो उसकी है, सी लेवल से जो उनकी हाइट है। और अगर एरियल डिस्टेंस हम देखें कंचनजंगा की तो वहाँ पे अराउंड 100 किलोमीटर जैसा है कुछ। और कंचनजंगा की जो हाइट है वो 8,590 मीटर्स की हाइट है उसकी, 8586 समथिंग, ठीक है। तो समझो कि 100 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस जाने में हमें मोर देन 8,000 मीटर्स का डिफरेंस आ रहा है। वही हमें वेस्टर्न हिमालयज़ में दिखाई नहीं देता है। जो प्लेन्स में अगर हम नीचे से चलें, यानी अम्बाला या फिर कालका वाले रीजन से अगर हम ऊपर चलने की कोशिश करें, तो जो उनकी हाईएस्ट पीक्स हैं उस तरफ, नंदा देवी, नंगा पर्वत या फिर हम केटू की ही बात कर लें, तो उसमें हमें काफ़ी अच्छा खासा डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली एरियली जो भी है कवर करना पड़ेगा। तो अल्टीट्यूडनल वेरिएशन जो हमें वेस्टर्न साइड में है वो देखने को कम मिलता है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न हिमालयस। बताने का ये मकसद था। ये हमने देखा कि इंडियन प्लेट्स की मूवमेंट कैसे है और वो ये फॉर अ फैक्ट इतना याद करना। अब देखो हिमालयन रेंजेस स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन हम देखते हैं इसमें। तो हिमाद्री जो ग्रेटर हिमालयस हमने एक देखा, ठीक है। सबसे नॉर्दर्न मोस्ट है, एवरेज हाइट इसकी 6000 मीटर की है, या इससे ऊंचे भी होते हैं बट एवरेज हाइट 6000 मीटर की है। रॉक टाइप जिससे बना हुआ है वो ग्रेनाइट है और नाइस है। यानी कि ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक टाइप के रॉक से बना हुआ है। याद रख पाओ तो ठीक है, नहीं तो ग्रेनाइट और नाइस याद रख लेना। टॉलेस्ट पीक्स जो है माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, मकालू, मनासलू, ये सारे पीक्स हैं। एवरेस्ट और अन्नपूर्णा, मकालू, मनासलू ये जो है वो नेपाल में है। कंचनजंगा नेपाल और इंडिया के बॉर्डर में है। सिक्किम, वेस्ट बंगाल और नेपाल के बॉर्डर में है। केटू काराकोरम जो है वो एक्चुअली पीओके में लाई करता है। पेरिनेली स्नो बाउंड है, हमने देख लिया। टोपोग्राफी हॉगबैक है, ठीक है। स्टीप सदर्न स्लोप्स और जेंटल नॉर्दर्न स्लोप्स, यानी कि अगर हम नॉर्थ और साउथ की बात करें तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो इसमें नॉर्थ वाला स्लोप जो है थोड़ा सा जेंटलर है और साउथ वाला स्लोप थोड़ा स्टीप है। ये इंडिया के साइड में ये वाले स्लोप्स हैं और ये तिब्बत के साइड में ये वाले स्लोप्स हैं। तो इसी को हम हॉगबैक टोपोग्राफी बोलते हैं, जहाँ पे कि कॉन्टिन्यूस इस तरीके से रेंजेस हों, अलग अलग पीक्स हैं और कॉन्टिन्यूस रेंज सा बनता है, उसको हम हॉगबैक टोपोग्राफी बोलते हैं। हिमाचल में आते हैं तो इसकी हाइट कम है, 3700 से 4500 मीटर। लॉन्गेस्ट की बात कर रहे हैं, टॉलेस्ट की नहीं। लॉन्गेस्ट रेंज जो है वो पीर पंजल रेंज है। कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस पीर पंजल, धौलाधार, महाभारत एंड नाग तिब्बत। वैलीज जो है कश्मीर वैली, कांगड़ा एंड कुल्लू वैली, ये याद रखना। ये दोनों हिमाचल में है, ये JNK में है। शिवालिक्स और आउटर हिमालयस, ये यंगेस्ट रेंज है सबसे। हिमालयस फॉर्मेशन अलग अलग फेजेस में हुआ है। तो
जो आउटर हिमालयस है वो शिवालिक्स है, वो सबसे बाद में फॉर्म किया है, इसीलिए हम उसे यंग रेंज बोल रहे हैं। हाइट जो है उसकी 9000 से 900 से 1100 मीटर एवरेज हाइट है। अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट से वो रेंज बनी हुई है, इसीलिए इजीली इरोड होता है और इरोजन इजीली होता है, और उसमें लैंडस्लाइड्स भी काफ़ी होता है। अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स का मतलब है कि लूजली हेल्ड सेडिमेंट, मिट्टी जो है वो उसकी काफ़ी भुरभुरी है, ठीक है, अगर तेज वाइब्रेशन हो जाएगा तो वो धंस के गिर सकते हैं किसी जगह पे, तो ठीक है, अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स। अब यहाँ पे ये मेटामॉर्फिक रॉक से था, ये भी इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से था, क्योंकि जो अंदर का जो हार्ड रॉक वाला पोर्शन था वो कंप्रेस होके ऊपर आ गया, और जो बाहर में है वो लूज सेडिमेंट्स हैं, तो इसीलिए वो अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट से शिवालिक्स में हमें दिखाई पड़ता है। अब इसमें कुछ दून्स दून्स लैंडफॉर्म जो है दून्स हैं, दून्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज होते हैं, जो एक हिमाचल रेंजेस हैं अगर इस तरीके से, और नीचे में शिवालिक रेंजेस हैं, तो बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल इस तरीके से दोनों के बीच में वैली जैसा फॉर्मेशन होता है, उसको हम यहाँ पे दून बोलते हैं। देहरादून सबसे फेमस है, हम जानते हैं उसको, कोटली दून, पाटली दून, ये सब कुछ नाम है, उसको याद कर लेना। दो रेंजेस के बीच की एक लैंडफॉर्म है, उसको हम दून बोलते हैं, और ये वेस्टर्न साइड में ही है, ये ईस्टर्न साइड में नहीं। आगे देखते हैं स्पेशल क्लासिफिकेशन, मतलब अभी तो हमने स्ट्रक्चर की बात कर ली। नॉर्थ में ग्रेटर हिमालयस है, मतलब नॉर्दर्न मोस्ट ग्रेटर हिमालयस है, उसके बाद लेसर हिमालयस है, हिमाचल है, उसके बाद शिवालिक्स हैं। अब ये स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, अब आगे चल के हम स्पेशल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर हो, उसके बाद हिमाचल उत्तराखंड हो, इस तरीके से, और ईस्टर्न साइड में अरुणाचल एंड सिक्किम साइड में क्या है। तो फैक्ट्स ही हैं ज़्यादा, जैसे जैसे देखते जाएंगे याद कर लेना। अब देखते हैं सबसे वेस्टर्न मोस्ट कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस। तो मेजर रेंजेस यहाँ पे अब काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजल, ये सब मेजर रेंजेस हैं। नॉट नेसेसरीली कि कौन ग्रेटर हिमालयस का है या फिर कौन ट्रांस हिमालयस का है, एज माउंटेन रेंजेस वहाँ पे हमें ये दिखाई पड़ता है। कश्मीर में ये सारे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं ग्लेशियर्स, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, लार्जेस्ट बाई वॉल्यूम आउटसाइड द पोलर वर्ल्ड, यानी कि अंटार्कटिका और आर्कटिक से बाहर अगर किसी जगह में हम देखें तो सबसे बड़ा ग्लेशियर है बाई वॉल्यूम, नॉट लॉन्गेस्ट बट लार्जेस्ट। लॉन्गेस्ट है कुछ सेंट्रल एशिया में कहीं पे कुछ है, फिटसेंको ग्लेशियर आई थिंक, और ये लेंथ में सेकंड लॉन्गेस्ट इन लेंथ है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सियाचिन ग्लेशियर से क्वेश्चंस पूछ सकता है, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल एक एरिया है, नॉट कंट्रोवर्शियल, डिस्प्यूटेड लैंड है, लड़ाई होती रहती है इंडिया पाकिस्तान वगैरह, तो इसमें ठीक है। आगे देखते हैं बाइफो, बाल्टोरो, ये रेंजेस हैं, और ये काराकोरम में लाई कर, ये तीनों ही काराकोरम में लाई करते हैं, तीनों बड़े ग्लेशियर्स हैं और काराकोरम में लाई करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि नुब्रा रिवर जो है वो सियाचिन ग्लेशियर में ओरिजिन है इसका, और वो जाके श्योक रिवर में ज्वाइन कर लेती है, और वो फाइनली जाके इंडस रिवर को ज्वाइन कर लेती है। मतलब नुब्रा ओरिजिन कर रही है सियाचिन ग्लेशियर से, जो श्योक रिवर को ज्वाइन कर रही है, और वो फिर श्योक रिवर जाके इंडस को ज्वाइन कर रही है। अब इसमें कुछ सॉल्ट वाटर लेक्स हैं, ठीक है, पांगोंग सो, सो मोरिरी और सोकर। सो का मतलब बुद्धिस्ट में होता है लेक, तो जो भी लेक का नाम है मोरिरी और कर और पांगोंग, और सो का मतलब है लेक। तो अब देखो कि सॉल्ट वाटर लेक्स इसलिए है क्योंकि वो जो भी लेक्स हैं वो रेमनेंट्स ऑफ द तेथीस सी, जो पहले हमने देखा कि फॉर्मेशन, हिमालयस के फॉर्मेशन के टाइम में कि तेथीस सी हुआ करता था, और उसके जो सेडिमेंट्स जो है वो फोल्ड करके ऊपर आ गए कोलिजन की वजह से, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से, तो उसमें कुछ पानी जो है वहाँ पे जमा रह गया डिप्रेशंस में, और वही आज सॉल्ट लेक, सॉल्ट वाटर लेक्स है वहाँ पे। और दूसरे जो है वहाँ पे फ्रेश वाटर लेक्स है, उनका भी नाम कुछ याद रख लो। डल डल लेक है श्रीनगर में, एक वुलर लेक है इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में। अब देखो वुलर लेक जो है उसमें पानी जाता है झेलम रिवर से, और डल लेक में जो है पानी जाता है एक टलबल नाला है उससे। नाला मतलब ऐसे गंदे पानी वाला नाला नहीं है, उसको बोलते हैं टलबल नाला, बट डायरेक्टली वो झेलम से, झेलम के पानी से डल लेक फीड नहीं होती, कहीं से एक आध दो
इनडायरेक्टली वो स्ट्रीम्स कनेक्टेड हों, बट ज़्यादा पानी जो है उसमें झेलम का नहीं जाता है, ये याद रखना। ट्रांस हिमालयन कोल्ड डेजर्ट के फीचर्स हैं वहाँ पे लद्दाख में, यानी ट्रांस हिमालयस मतलब ग्रेटर हिमालयस के जो नॉर्थवर्ड्स लाइक करते हैं, वो हमारे ट्रांस हिमालयन रीजन्स हो गए। और उसमें जो माउंटेन रेंजेस हो गए उसमें हमने देखा था कि रेन शेडो एरिया है, तो उसमें कोल्ड डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है। कोल्ड डेजर्ट एरिया है लद्दाख, और उसी का एक्सटेंशन हिमाचल में लाहौल स्पीति है। लद्दाख लद्दाख वाला जो रीजन है वो उसमें इंडिया में सबसे मिनिमम रेनफॉल प्रेसिपिटेशन होती है, इवन लेस देन जैसलमेर। फैक्ट चेक कर सकते हो। यूथफुल रिवर्स विथ मेंडर, झेलम जो है वहाँ पे कश्मीर वैली में मेंडर करती है, वो उसकी एक यूनिक फीचर है। मेंडर मतलब जब नदी ने अपना इस तरीके से रास्ता बना लिया तो उसको मेंडरिंग बोलते हैं। क्योंकि ये एक यूथफुल स्टेज में ये दिखाई नहीं देता है, मैच्योर स्टेज में दिखाई देता है, यानी कि जब नदी पहाड़ों से नीचे उतर के प्लेन्स में आ जाती है तब मेंडरिंग दिखाई देता है। बट यहाँ पे एक यूनिक फीचर झेलम की दिखाई देती है जहाँ पे कश्मीर वैली में मेंडरिंग होता है। आगे देखते हैं अल्पाइन मेडोज यानी कि हाई ऑल्टीट्यूड में अ, हमें ग्रासलैंड्स दिखाई देते हैं जिनको हम गुलमर्ग सोनमर्ग नाम से जानते हैं। इनफैक्ट मर्ग्स का नाम है वो ग्रासलैंड्स या फिर अल्पाइन मेडोज, और जो जगह है उनको हम गुलमर्ग सोनमर्ग नाम से जानते हैं। तो मर्ग का मतलब है ग्रासलैंड्स या मीडोज, जो भी याद कर सकते हो। नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट यहाँ पे हेमिस नेशनल पार्क है, डाचीगम नेशनल पार्क है। इंपॉर्टेंट पासेस, जोजिला जो श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करती है, बनिहाल जो जम्मू एंड श्रीनगर को कनेक्ट करती है, खरदुंगला जो लेह और नुब्रा वैली को कनेक्ट करती है, बुरसिल पास जो है वो गिलगित और कश्मीर को कनेक्ट करती है। जो याद रख पाओ रख लो, इसमें फैक्ट्स बहुत सारे हैं और आगे और भी फैक्ट्स आएंगे, तो एक बार में सब कुछ याद नहीं होगा, धीरे धीरे करके याद कर लेना। मल्टीपल टाइम्स यू कैन वॉच इट, पॉज करके जहाँ पे इंपॉर्टेंट लगे नोट नोट डाउन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन इसमें काफ़ी मिलेंगे। आगे देखते हैं कि कश्मीर हिमालयस में और दूसरे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है। अब देखो जैसे करेवा डिपॉजिट्स ये सब जो है वो एनसीईआरटीज में दिए हुए हैं, बट इंपॉर्टेंट पासेस के नाम पे तुम्हें ये कनेक्ट कहाँ से कहाँ हो रही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने एक्स्ट्रा डाला हुआ है। ठीक है। अब ये देखो ट्रांस हिमालयन कोल्ड डेजर्ट है, ये लद्दाख में भी बुक में दिया हुआ हो, झेलम के बारे में दिया हो, अल्पाइन मीडोज के बारे में दिया हो, बट फ्रेश वाटर लेक्स कैसे फीड हो रही हैं ये नहीं दिया हुआ होता है। वोलार के बारे में होगा शायद, डल लेक के बारे में नहीं होगा। तो इसी तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमने एक्स्ट्रा में ऐड किया हुआ है, और वो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट फीचर्स। करेवा डिपॉजिट्स, करेवा क्या होता है, लेक्यूस्ट्राइन डिपॉजिट्स है। सबसे पहले समझो लेक्यूस्ट्राइन करेवा डिपॉजिट्स है क्या, ये एक तरह का सॉइल पाया जाता है वहाँ पे। ठीक है। अब वो लेक्यूस्ट्राइन डिपॉजिट्स जो बोल रहे हैं वो है क्या, लेक में किसी भी समय में जब पहले बहुत ही बड़ा वहाँ पे लेक हुआ करता था। ठीक है। और उसी से वो कश्मीर वैली फॉर्म किया हुआ है, मतलब उसके लेक बेड में कश्मीर वैली जो है आज वो एग्जिस्ट करती है। तो उसमें जो सबसे नीचे का पोर्शन था वहाँ पे जो सेडिमेंट डिपॉजिट हुए थे उन्हीं को हम लेक्विस्टराइन डिपॉजिट्स बोलते हैं। बट लेक्विस्टराइन मतलब जो लेक से रिलेटेड है। ठीक है। बट उसमें ग्लेशियल फीचर्स भी दिखाई पड़ते हैं, रिवर इरोजन के भी फीचर्स दिखाई पड़ते हैं, और लेक्स के भी फीचर्स दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें ग्लेशियर भी है, फ्लूवियल भी है और लेक्विस्टराइन भी है। उसीलिए ग्लेशियो, फ्लूवियो और लेक्विस्टराइन डिपॉजिट्स हम इसको बोल सकते हैं। और चूंकि मोस्टली बुक्स में हर जगह लेक्विस्टराइन डिपॉजिट्स होता है तो ईजी तुम्हारे लिए भी होगा कि यही याद रख लो। बट अगर तुमसे ये कह दे कि सिर्फ लेक्विस्टराइन है तो मे बी नो, क्योंकि इसमें दूसरे एग्जिस्टेंस भी दिखाई पड़ते हैं, किसी न किसी टाइम पे उसमें ग्लेशियर का भी इफेक्ट दिखाई देता है, और रिवर इरोजन का भी इफेक्ट दिखाई देता है, डिपोजिशन का, सॉरी नॉट इरोजन। और लेक्विस्टराइन तो है ही है। ठीक है। तो इन सब के डिपोजिशन से जो सेडिमेंट्स वहाँ पे आके जम के सॉइल बना रहे हैं उसको हम करेवा डिपॉजिट्स बोलते हैं, और वो स्पेशली हेल्पफुल होते हैं सेफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए, जिसको हम लोकली वहाँ पे ज़फ़रान बोलते हैं। और ऑल्सो दिस इज़ गुड फॉर आलमंड, वॉलनट एंड एप्पल ऑर्चर्ड्स। सेब की खेती के लिए अखरोट और आलमंड, बादाम।
ठीक है, सैफरन के लिए इम्पोर्टेंट है, ये याद रख लेना। एक्चुअली इसको ज़ाफ़रान ही बोलते हैं, और सैफरन जो इंग्लिश वर्ड है वो ज़ाफ़रान से ही बना है। इट्स नॉट द अदर वे अराउंड कि सैफरन को लोग वहाँ पे ज़ाफ़रान बोलते हैं, ऐसा नहीं है। पर्शियन टर्म है ज़ाफ़रान, जो कि कश्मीर का चूँकि प्रॉक्सिमिटी रही थी सेंट्रल इंडिया से, तो लोग वहाँ पे उसकी खेती करते हैं। ईरान में भी सैफ़रन की बहुत ज़्यादा खेती होती है, कश्मीर में भी होती है, और वहाँ पे लोग उसको ज़ाफ़रान ही बोलते हैं। बाद में अंग्रेज आए तो उसको सैफ़रन बोलने लगे। नोमैडिक ट्राइब्स यहाँ पे दिखाई देते हैं, पाए जाते हैं बकरवाल्स और गुज्जर्स। ठीक है, बकरवाल और गुज्जर। बकरवाल चूँकि वो बकरियों की बकरी, भेड़, इस तरह इन तरह के जानवरों को पालन करते हैं, और गुज्जर भी वहाँ पे नोमैडिक हर्डर्स होते हैं, ट्राइबल होते हैं। ये कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, दूसरे जगह में दूसरे ट्राइब्स होंगे, और यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि दूसरे ट्राइब्स पाए नहीं जाते हैं, इनकी प्रोमिनेंस है यहाँ पे, लोग यहाँ पे, इनकी संख्या ज़्यादा है, पॉपुलेशन इनकी यहाँ पे इकट्ठी ज़्यादा होगी, उसीलिए हम इनके नाम से इनको जानते हैं। रामसर साइट्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट, वुलार लेक है, हुकेरसर है, हुकेरसर, शालाबोग वेटलैंड। अब ये बस नाम ही याद करना है, सुरीनसर, मानसर लेक्स, ये सब नाम जितना याद हो सके याद कर लेना। ये ध्यान रखना कि वुलर लेक एक रामसर साइट है, होकेरा सर रामसर साइट है, ठीक है, बट डल लेक जो है वो एक रामसर साइट नहीं है। कन्फ्यूजन इसी से क्रिएट होता है, साथ में तुम्हें तीन चार नाम दे देंगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ ये भी है, बट डल लेक इज नॉट अ रामसर साइट। आगे चलते हैं, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयस। एक्सटेंट इसकी देख लें, वेस्टर्न मोस्ट जो है वो रावी रिवर है, ईस्टर्न मोस्ट जो है काली रिवर है। ठीक है, रिवर सिस्टम्स इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंडस और गंगा है, रिवर सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, मेजर रिवर सिस्टम्स। तो जो भी काफ़ी सारी नदियाँ फ्लो करते हुए या तो इंडस रिवर को ज्वाइन करेंगी या तो गंगा रिवर को ज्वाइन करेंगी, तो वो हो गया मेजर रिवर सिस्टम्स में, यहाँ पे इंडस और गंगा रिवर सिस्टम्स फ्लो कर रही हैं। कूल डेजर्ट एक्सटेंशन जो हमने आगे देखा था लद्दाख में, उसका ही एक्सटेंशन यहाँ पे है लाहौल स्पीति रीजन में। अब कोल्ड डेजर्ट इकोलॉजी, एक तो है कि ये रेन शेडो रीजन में लाई करता है, बारिश वहाँ कम होती है, हाई अल्टीट्यूड प्लेन्स है, ठीक है, और ठीक, हिमाचल स्पीति एंड ट्रांस हिमालयन रीजन्स यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसको इतना बस ध्यान रखना कि स्पीति जो है लाहौल स्पीति वाला रीजन वो कोल्ड डेजर्ट इकोलॉजी है, बाकी तो सेम फीचर्स है वहाँ पे, यहाँ पे पाए जाते हैं। इनफैक्ट कहने का ये मतलब है कि हिमाचल में जो स्पीति रीजन है वो, और ट्रांस हिमालयस में, लद्दाख वाले रीजन में कोल्ड डेजर्ट की इकोलॉजी पाई जाती है, और उसके फीचर्स ये हैं, रेन शेडो है वो, और हाई अल्टीट्यूड प्लेन्स है। कुछ इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन हैं, शिमला, मसूरी, अल्मोड़ा वगैरह, और भी हैं, मैक्लोडगंज एंड अलग अलग नाम से, कसौल। लार्जेस्ट दून यहाँ पे देहरादून है। नोमैडिक ट्राइब्स यहाँ पे भोटियाज, गड्डी, सुवन, गुज्जर, खम्पाज, खमापाज, सॉरी, और पंगवाला। ये दो तीन नाम याद रख लेना जितना याद हो पाए। गुज्जर देखो वहाँ पे भी था, कश्मीर में भी, और यहाँ पे भी वन गुज्जर है, तो ऐसा नहीं है कि वो किसी एक रीजन तक ही फिर मतलब लिमिटेड है, दूसरे रीजन में भी वो थोड़े बहुत कम पॉपुलेशन ही सही हो ही सकते हैं। और यहाँ पे देखो अल्पाइन पास्चर्स, वहाँ पे अल्पाइन मीडोज़ को हम गुलमर्ग, सोनमर्ग इस तरीके के नाम से जानते थे, यहाँ पे हम बुग्याल नाम से जानते हैं। अब देखो कश्मीर वाले रीजन में जहाँ पे होगा थोड़ा इस्लामिक इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, तो नाम भी उस तरीके के दिखाई देते हैं। जैसे जैसे हम हिमाचल से, उत्तराखंड से, नेपाल की तरफ ज़्यादा आएंगे तो हमें थोड़ा नेपाली इन्फ्लुएंस नेम्स में दिखाई देता है, तो यहाँ पे हम उनको बुग्याल बोल रहे हैं, वहाँ पे मर्ग बोल रहे थे। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यहाँ पे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बस फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स याद करते जाना है, बार बार देखते जाओ, याद हो जाएगा। अब ये देखो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में, इनफैक्ट वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व अलग है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व अलग है, और उसके बाद एक ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। ये सब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। दूसरे नेशनल पार्क हैं पिन वैली, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो है इंडिया की फर्स्ट नेशनल पार्क थी। दूसरे और उसमें नीचे आने पे, यानी कि जोग्राफिकली अगर हम नीचे आए, पहाड़ों से नीचे आए, तो तराई बेल्ट में राजा जी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट ये सब दिखाई पड़ते हैं। बाकी वैली ऑफ फ्लावर्स ये सब
हमें हाइयर ऑल्टीट्यूड में दिखाई पड़ते हैं। नंदा देवी ऑल्सो। रामसर साइट्स यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में पौंग डैम, चंद्रताल लेक, रेणुका वेटलैंड, ये सारे हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जिसको हो सकता है स्टेट पीसीएस में काम आ जाए हिमाचल प्रदेश वालों के लिए, बाकी के लिए ये इम्पोर्टेंट उतना शायद ना हो। याद भी नहीं रख पाओगे, सब कुछ याद नहीं रख पाओगे, तो छांट के याद कर लो जो तुम्हें इम्पोर्टेंट है, वही वही चीज़ें तुम अपने लिए याद रख लेना। तो हिमाचल के लिए देख लेना, लार्जेस्ट हिमाचल लेक है कौन सा, रेणुका वेटलैंड। बाकी उत्तराखंड में आसन कंजर्वेशन रिजर्व, ये एक रामसर साइट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स हैं यहाँ पे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री। अब यहाँ पे हिमाचल और उत्तराखंड रेंजेस में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक तीनों रेंजेस यहाँ पे पाए जाते हैं। अब ये कश्मीर वैलीज में, कश्मीर के हिमालयन रेंजेस में ये नहीं बात थी, क्योंकि वहाँ पे शिवालिक वाला पोर्शन मिसिंग था। ठीक है, पीर पंजल वो एक हिमाचल का पार्ट था, हिमाचल रेंजेस का पार्ट था, बट हिमाद्री तो वहाँ एग्जिस्ट कर ही रहा है, बट ट्रांस हिमालयस थे, बट शिवालिक रेंजेस वहाँ पे नहीं थे। आगे देखते हैं दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस। अब हम नेपाल हिमालयस की बात अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा कुछ भी हो जाएगा। तो दार्जिलिंग बुक्स में भी नहीं दिया हुआ, एनसीईआरटी में जब नहीं दिया हुआ तो फिर रहने देते हैं। दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस नेपाल और भूटान के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, मतलब वेस्ट में नेपाल है और ईस्ट में भूटान है, बीच में छोटा सा एक पोर्शन है जो कि दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयस है। लार्जली इन्फ्लुएंस इसमें हमें नेपाल का दिखाई देता है, कुछ भूटान का भी दिखाई देता है कल्चर वाइज। ठीक है, मेजर रिवर यहाँ पे तीस्ता है, जो कि हमने देखा कि जेमो ग्लेशियर से होके निकलती है। मल्टीपल ओरिजिन्स होते हैं, जेमो ग्लेशियर इज वन ऑफ द फीडिंग पॉइंट्स ऑफ तीस्ता रिवर। हाईएस्ट पीक जो है वो कंचनजंगा है। इंपॉर्टेंट पासेस नाथुला, जेलेपला एंड नाकुला, ऑल थ्री वो सिक्किम में लाई करते हैं। सिक्किम में है, यहाँ से झेलेपला एंड नाथुला, इसमें इनसे तिब्बत का रीजन कनेक्ट होता है। इंपॉर्टेंट ट्राइब्स यहाँ पे लेपचा, लिम्बू एंड भूटियाज हैं। अब ये भूटिया जो हैं वो नॉट सेम एज भूटिया ऑफ उत्तराखंड एंड हिमाचल रीजन, वो अलग है, ये भूटिया अलग है। ये भूटिया जो है वो ज़्यादा कनेक्टेड एक तरह से हैं, वो भूटान से कनेक्टेड है कल्चरली, बुद्धिस्ट लोग होते हैं। अब यहाँ पे शिवालिक इस जगह में फीचर एज एन जोग्राफिकल फीचर, ये एबसेंट है, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन ज़्यादा हुई थी और इरोजन काफ़ी ज़्यादा है। आज के डेट में यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है और जो भी शिवालिक्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इरोड हो चुके हैं। और जब फॉर्मेशन की बात थी तब कंप्रेशन इतना कम इंटेंस था कि वो हाई पीक्स तो बने, बट वो शिवालिक वाला रेंज वहाँ पे नहीं था। और अभी एरोजन और प्रेसिपिटेशन, बारिश वहाँ ज़्यादा होती है तो वो शिवालिक रेंजेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं भी हो तो इतना ज़रूर ध्यान रख लेना कि वहाँ पे शिवालिक रेंजेस एबसेंट है। भाबर बेल्ट जो है वो ईस्टर्न साइड में उतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है जो वेस्टर्न साइड में है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ आता है, दुआर फॉर्मेशन ईस्टर्न हिमालयस में। दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस में स्टार्टिंग फ्रॉम द रीजन्स ऑफ वेस्ट बंगाल, सिलीगुड़ी, अलीपुर द्वार, कूच बिहार, ये वाले रीजन्स जो हैं वो दुआर्स के लिए जाने जाते हैं, और एक्सटेंडिंग अप टू सम रीजन्स ऑफ भूटान एंड असम। तो दुआर्स क्या है, फर्टाइल लैंड्स हैं, फॉरेस्टेड एल्यूवियल फ्लड प्लेन्स हैं, एल्यूवियल फ्लड प्लेन्स हैं। ठीक है, जहाँ पहाड़ खत्म होते हैं वहीं पे ये फ्लड प्लेन्स लाई करते हैं और फुटहिल्स पे लाई करते हैं। सिमिलर फीचर्स जो वेस्टर्न साइड में है वो तराई बेल्ट्स हैं। तराई क्या होती है, तराई में थोड़ा ज़मीन फ्लैट है। ठीक है, यहाँ पे दुआर्स में थोड़ा ज़मीन जो है वो इंक्लाइंड है। अभी देखेंगे डिफरेंस क्या है। दूसरी चीज़ की तराई में जो है मार्शलैंड्स और स्वैम्प्स ज़्यादा होते हैं, यानी कि जंगल तो हैं बट वहाँ पे दलदल इलाका है ज़्यादा, पानी का जमाव ज़्यादा वहाँ पे है। थोड़ा लेक टाइप फीचर्स, लेक नहीं बोले तो अगर स्वैम्प्स और मार्शलैंड्स वो तराई बेल्ट में ज़्यादा पाए जाते हैं। बट दुआर्स में वो स्वाम्प्स और पानी का जमाव नहीं होता है, क्योंकि इसमें ज़मीन जो है वो इंक्लाइंड है, स्लोप है उसमें, तो पानी जो वो बह जाती है और स्विफ्ट रिवर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, वेल ट्रेंड है और इसीलिए इस रीजन में टी प्लांटेशंस बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। ठीक है, स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है टी प्लांटेशन।
क्योंकि वेल ड्रेन्ड सॉइल है। इंक्लिनेशन अगर नहीं होती इसमें वहाँ की ज़मीन में, तो जो पानी पहाड़ों से बह के आ रहा होता था वो वहाँ पे जम जाता और मार्शलैंड स्वैम्प्स जैसे तराई फीचर्स फॉर्म कर देता। ये काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे डिफरेंस कुछ पता अगर चला है तराई और दुआर्स में, तो क्लियरली ये पता चला है। अदरवाइज क्लियरली ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस क्या है क्लियरली नहीं लिखा होता कहीं पे भी। बस इतना लिखा होता है कि दुआर्स ईस्टर्न साइड में पाए जाते हैं, तराई वेस्टर्न साइड में पाए जाते हैं। दोनों में और कुछ ज्योग्राफिकल डिफरेंस हो तो कमेंट करना, बताना। मुझे तो कुछ खास नहीं पता चला जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। बहुत ज़्यादा रिसर्च करने जाएंगे तो पॉइंट्स आ ही जाएंगे, बट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। यूनेस्को साइट जो यहाँ पे है वो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि सिक्किम में लाई करती है। और ये मिक्स्ड एक साइट है यूनेस्को की, जहाँ पे कि कल्चरल ट्राइब्स और वहाँ के दूसरे चीज़ों के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है, और नेचुरल यानी जंगलों के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है, जंगल और पहाड़। दूसरे नेशनल पार्क वहाँ पे सिंगालीला, कंचनजंगा, ये सब हैं। एक दो पॉइंट नाम याद रख लेना। अब इसमें देखना कि कंटिन्यूस वेजिटेशन ट्रांजिशन फ्रॉम सब ट्रॉपिकल टू आर्कटिक टुंड्रा, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पहले यूपीएससी वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, दोबारा भी पूछ सकते हैं। तो नेशनल पार्क में कंचनजंगा नेशनल पार्क क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लो एलिवेशन से, यानी कि फ्यू हंड्रेड मीटर्स एलिवेशन से स्टार्ट होके जो वहाँ पे वेजिटेशन का चेंज होगा वो अप टू 8000 मीटर्स वो चेंज होगा। ठीक है। तो अब होगा उसमें ये होता है कि सब ट्रॉपिकल यानी साल फॉरेस्ट से स्टार्ट करते हुए कॉनिफरस फॉरेस्ट आएंगे, फिर उसके बाद रोडोडी आएंगे, और अल्टीमेटली जाके कम्प्लीटली बैरन लैंड्स, नॉट बैरन, कम्प्लीटली आइस कवर वाले रीजन्स भी आ जाएंगे। तो ये कॉन्टिन्यूस ट्रांजिशन है, ये हर जगह देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम जगह ऐसे होंगे पूरे वर्ल्ड में इनफैक्ट। तो वैसे कुछ ही रीजन्स हैं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, फिर टेम्परेट फॉरेस्ट भी आएंगे उसमें, कहीं पे मीडोज या ग्रासलैंड्स वाले फीचर्स होंगे, और आगे जाके टुंड्रा वेजिटेशन भी होगा, मॉसेस फर्न्स वगैरह होंगे। तो उसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम चैप्टर कवर करेंगे नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं हिमालयज़ वाला पार्ट ओवर करके आज एंड कर लेंगे। ठीक है। रेड पांडा और रोडोडेंड्रॉन के लिए ये हॉटस्पॉट्स हैं इंपॉर्टेंट। रामसर साइट जो है वो सिक्किम में एक है, खेचियोपाल्ड्री लेक। खेचियोपाल्ड्री लेक बुद्धिस्ट्स के लिए रिलीजियस सिग्निफिकेंस का एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। अब ये देखो तराई में क्या है, यहाँ पे मार्शेज है, पानी जम रहा है, और ये फ्लैट लैंड्स है। ठीक है। जंगल यहाँ भी है और दुआर्स में भी जंगल है। टी प्लांटेशन के लिए जंगल का फॉरेस्ट को वो क्लियर कर दिया गया है, बट नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पे भी फॉरेस्ट की ही होती। अब ये देखो कि यहाँ पे सॉइल जो है वो इंक्लिनेशन पे है। ठीक है। उसीलिए मिट्टी से पानी बह के निकल रहा है, और उसीलिए यहाँ पे टी प्लांटेशन आसानी से सक्सेसफुल है। ये दुआर्स है, ये तराई है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस समझ में अगर आए तो देख लो। यहाँ पे स्वाम्स है क्योंकि यहाँ पे फ्लैट लैंड है, पहाड़ों से पानी आया अचानक से, उसे फ्लैट लैंड ने देखा। तराई में क्या है, फ्लैट लैंड है, तो उसमें पहाड़ों से जो पानी आया वो इकट्ठा हो गया। फ्लैट लैंड में जैसे ही मिला उसको भापर बेल्ट से आगे रिसर्फेस करते हुए ऊपर आता है, और वो वहाँ पे पानी जमा सा रह जाता है। और चूंकि फ्लैट लैंड है, पानी में उतनी ज़्यादा वेलोसिटी नहीं है, तो तुरंत से वो बह के नहीं निकलता है। या कई सारे रीजन होंगे जो लो लाइन डिप्रेशन वाले रीजन होंगे, वहाँ पे पानी इकट्ठा रह जाता होगा, तो वो तराई बेल्ट है। और दुआर्स में है वो स्लोप्स है कंटिन्यूसली, तो वहाँ पे पानी जम के इकट्ठा नहीं हो रहा। तो यहाँ पे स्लोप्स है, इंक्लिनेशन है। आगे चलते हैं, लास्ट पार्ट है अरुणाचल हिमालयस एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस। तो अरुणाचल हिमालयस देखते हैं। एक्सटेंट इसकी भूटान से लेके, यानी कि मैप में अगर हम देखें तो भूटान से स्टार्ट होते हुए दीफू पास, दीफू पास जो है अरुणाचल प्रदेश के ईस्टर्न मोस्ट साइड में लाई करता है। तो उतने दूर तक ये इसकी एक्सटेंट है। प्रोमिनेंट पीक्स देखो, ये नामचा बरवा है और कांगटो है। नामचा बरवा लाइज इन तिब्बत, नामचा बरवा इंडिया में लाई नहीं करता है। कांगटो जो है वो अरुणाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक है, 7000 मीटर से ऊपर की उसकी हाइट है। नामचा बरवा इज ऑल्सो 7000 समथिंग, बट वो इंडिया में लाई नहीं। इंपॉर्टेंट पासेस बुमला, बोमडिला, सेला, दीपू पास, ये सब सब अरुणाचल में है। ब्रह्मपुत्र एंट्री जो है वो अरुणाचल में होती है। डीप गॉर्ज है नमचा बरवा के पास में ही।
वही गॉर्ज कट करते हुए इंडिया में एंट्री करती है ब्रह्मपुत्र, वहाँ पे उसको दिहांग बोलते हैं। ठीक है, मेजर रिवर्स देख लो अरुणाचल एरियाज में। तो हम चलते हैं वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि वो क्वाइट फ्रिक्वेंटली ये सिक्वेंशियली अरेंज करने जैसा भी कुछ आ जाता है। तो सबसे वेस्ट में है वो कामेंग रिवर है, सुबनसिरी रिवर है, फिर दिहांग यानी कि ब्रह्मपुत्र, वहाँ पे लोकली उसको दिहांग बोलते हैं। फिर उसके बाद है दिबांग और लोहित। तो लोहित जो है वो ईस्टर्न मोस्ट रिवर है। सीक्वेंस से याद रख लेना, और तो फैक्ट के अलावा कुछ इसमें है नहीं। एग्रीकल्चर जूमिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है। इनफैक्ट ज़्यादातर ट्राइबल एरियाज में वो किसी फॉर्म में शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस होती है। ट्राइबल्स का भी नाम यहाँ पे याद रख लेना, वो भी वेस्ट टू ईस्ट है। याद रख पाए तो ठीक, अदरवाइज जिस तरीके से दो चार नाम याद रख लेना। मोनपा ट्राइब्स है, मोनपा ट्राइब्स ये तवांग वाले रीजन में पाए जाते हैं। डाफला और निशी ये ट्राइब्स है ईटानगर वाले रीजन में पाए जाते हैं। उसके ईस्ट जाने पे मीरी, अबोर एंड मीचमी। सीक्वेंस याद रहा तो ठीक, नहीं तो कुछ नाम याद रख लेना। बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व है। अब इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कंटिन्यूस वेजिटेशन फ्रॉम ट्रॉपिकल टू अल्पाइन। ट्रॉपिकल यानी कि यहाँ पे ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि रेनफॉल यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। इवन दो वो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में लाई नहीं करते हैं, बट वो बारिश वहाँ पे इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे ट्रॉपिकल वेजिटेशन पाया जाता है। और वहाँ पे कंटिन्यूस ट्रांजिशन जो है, ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल होगा, सब ट्रॉपिकल से टेम्परेट होगा, टेम्परेट से फिर अल्पाइन मीडोज, वहाँ तक का वहाँ पे कंटिन्यूस वेजिटेशन का ट्रांजिशन है। और वाइल्ड लाइफ कुछ बीच में ताकिन, मस्क डियर याद रह पाया तो ठीक, अदरवाइज ये जरूर याद रखना कि वेजिटेशन का कंटिन्यूस ट्रांजिशन है। ये दो जगह हमने देखा, दिहांग दिबांग में है, एक नामढापा में है, और वहाँ पे देखे था कंचनजंगा नेशनल पार्क में। नामढापा में भी कंटिन्यूस ट्रांजिशन ऑफ वेजिटेशन फ्रॉम ट्रॉपिकल टू अल्पाइन टू इट्स ऑल्टीट्यूडनल रेंज। कुछ नीचे से स्टार्ट करते हैं, कुछ 200-300 मीटर की हाइट से वो स्टार्ट होके कुछ 6 साढ़े 6 हज़ार 7 हज़ार मीटर की हाइट तक वो कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस उसकी होगी, तो उसी अकॉर्डिंग वो वेजिटेशन भी चेंज होती जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ऑल फोर बिग कैट्स को एग्जिस्ट। फोर बिग कैट्स यानी कि टाइगर यहाँ पे है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, और क्लाउडेड लेपर्ड है। एक जनरल थ्योरी है इकोलॉजी में कि बड़े प्रेडेटर्स साथ में नहीं रह सकते, बट यहाँ पे चार बड़े प्रेडेटर्स वहाँ पे को एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब है कि सबके लिए वहाँ पे प्लेंटी ऑफ फूड है, अदरवाइज आपस में वो लड़के खत्म हो जाते हैं। पकवी टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे हॉर्नबिल्स के लिए उसको जाना जाता है। और दूसरा ऑर्किड सेंचुरी है, सेसा ऑर्किड सेंचुरी, नाम याद रखो ठीक। अदरवाइज इतना याद रख लो कि अरुणाचल जो है, अरुणाचल वाला रीजन ऑर्किड्स के लिए जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा स्पीसीज यहाँ पाए जाते हैं, उसमें काफ़ी सारे एंडेमिक्स भी हैं। ऑर्किड क्या है? ऑर्किड एक एपिफाइटिक प्लांट है। एपिफाइट्स यानी कि दूसरे पौधे के ऊपर, यानी दूसरे पेड़ के ऊपर कोई अगर पौधा आ जाए उसको एपिफाइट्स बोलते हैं। ऑर्किड्स उसी टाइप के प्लांट्स होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे तवांग मोनेस्ट्री। तवांग मोनेस्ट्री वेस्टर्न साइड ऑफ अरुणाचल प्रदेश में लाई करता है, और दैट इज द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन इंडिया। जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो कुछ कल्चर को लेके कुछ भी, वो हमने इंक्लूड करने की कोशिश की है। जितना याद रह पाया वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, अब यहाँ पे हम फार ईस्ट की बात करेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हिमालयस का उतना एग्जिस्टेंस नहीं है, वहाँ पे कुछ प्लेट्यू के हिल्स हैं। पटकाई बूम जो है, अब यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो लोकल न्यूज़, पटकाई बूम अरुणाचल में लाई करता है, नागा हिल्स नागालैंड, मणिपुर में मणिपुर हिल्स मणिपुर में है, और लूशाई और मिज़ो हिल्स जो है वो मिज़ोरम में है। अब इसकी अलाइनमेंट जो है, इवन तो हिमालय पूरी इस तरीके से हम नॉर्थ ईस्ट तक आते हैं, फिर यहाँ से वो इस तरीके से मुड़ जाता है। तो ये नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट इसकी इंक्लिनेशन है, इन सॉरी अलाइनमेंट है, और नॉर्थ टू साउथ बोल सकते हैं अगर रफली देखें तो। इंपॉर्टेंट रिवर ईस्ट साइड में बराक रिवर है। यूनिक फीचर मणिपुर में फुमड़ी है। ठीक है, फुमड़ीज क्या होते हैं? फ्लोटिंग मासेज ऑफ वेजिटेशन, सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर। लोकटक लेक सबको मालूम होगा बहुतों को कि केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है।
जो कि वर्ल्ड की ओनली फ्लोटिंग पार्क है, ठीक है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। और उसी में लोकटक लेक लाइक करता है, जिसमें संगई डियर रहते हैं। संगई डियर एक टाइप ऑफ डियर है, वो किबुल लामजाओ में और लोकटक लेक में रहते हैं। और यहाँ पे ये फीचर जो है फुमड़ी वो पाया जाता है। फुमड़ी क्या होता है, फ्लोट कर रहा है, वो किसी मिट्टी के ऊपर नहीं है बल्कि फ्लोट करते हुए अपना एक मास बना के खुद ही वो लेक में फ्लोट कर रहा है। और उसमें वो है क्या, कुछ घास फूस है, कुछ मिट्टी है और कुछ सड़े पुराने ऑर्गेनिक मैटर है, और उनसे मिलके वो एक खुद ही फ्लोट करता हुआ बोट सा बना हुआ है। देख लेते हैं, एक मिनट पहले देखो, ये रहा लोकटक लेक है, फुमडीज। अब ये देखो, ये वेजिटेशन का पार्ट है। यहाँ पे ये जो हमने देखा कि सॉइल है, ऑर्गेनिक मैटर है, थोड़े से वेजिटेशन पार्ट्स हैं, तो उससे वो फ्लोट करके पूरे नेशनल पार्क में, पूरे लेक में वो फ्लोट कर रहे हैं। और इसी में कहीं कहीं छोटे छोटे हट्स बने होते हैं, ठीक है। तो ये यूनिक फीचर है, पूरे वर्ल्ड में और कहीं नहीं पाए जाते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं फुमड़ी, ये जो गोल गोल सा फ्लोट कर रहा है, इसी को हम फुमड़ी बोलते हैं, ठीक है। फुमड़ी देख लिया हमने, फ्लोटिंग मासेस ऑफ वेजिटेशन, सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर। अब यहाँ पे मिजोरम में डांपा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। फांगपुई ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन क्योंकि वो देखने पे ब्लू सा दिखाई देता है, इसलिए उसको ब्लू माउंटेन बोलते हैं। नाम याद रख पाओ तो ठीक है, अदरवाइज ब्लू माउंटेन कहाँ लाई करता है इतना जरूर याद रखना, मिजोरम में। मणिपुर ईस्ट फ्लोइंग रिवर, यहाँ से एक रिवर निकलती है चेंदुइन, जो कि जाके म्यांमार के साइड में इरावदी से जाके मिल जाती है। अब यहाँ पे देख लो, ये पार्ट जो है पटकाई बूम का, ये अरुणाचल में लाई करता है। फिर नागा हिल्स है, मणिपुर हिल्स यहाँ पे शो नहीं किया हुआ है सेपरेटली, बट यहाँ पे वो कंटिन्यूस रेंजेस है, कहीं पे थोड़ी हाइट ज़्यादा है, कहीं पे कम है। नीचे में आके मीज़ो हिल्स है, मीज़ो हिल्स और लुशाई हिल्स, ठीक है। अब ये गारो खासी जयंतिया जो है ये प्लेट्यू का पार्ट है, ये हिमालयस की पार्ट नहीं है। अब नॉर्दर्न प्लेन्स हम देखेंगे अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में, सॉरी। सो लेक्चर में बने रहने के लिए थैंक यू। अगर पसंद आया कंटेंट तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और जो अगर किस तरीके के कंटेंट्स आपको चाहिए, कैसे लेक्चर चाहिए, यू कैन कमेंट। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।